गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेहता पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपन पेपर नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट नंबर 1 और उसका आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। तो जो आज अपना टॉपिक रहेगा वो है अपने पास सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। अब कुछ कंसेप्ट है जो अपन पहले भी समझ चुके हैं कि मैंने इससे जो पीछे वाली क्लास ली थी उसमें बताया था। एक तो ग्रेडियंट होता है, एक डाइवर्जेंस होता है, एक कर्ल होता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जो डेल होता है वो किसी स्केलर फंक्शन पर ऑपरेट करता है या स्केलर फंक्शन पर क्या करेगा, वो क्रिया करेगा। यदि डाइवर्जेंस होता है तो अपने पास कोई भी वेक्टर फील्ड होगा, कोई भी वेक्टर होगा, उस पर डेल ऑपरेट करेगा। और यदि कर्ल होगा तो उस पर डेल ऑपरेट करेगा बट क्रॉस मल्टीप्लाई की टर्म में। तो डाइवर्जेंस अपन ने देखा था कि क्या देखा था कि जो डेल ए होता है, क्या होता है अपने पास, डेल ए होता है। तो डेल ए जैसे अपन ने लिखा था कि डेल डॉट ए, क्या लिखा था, डेल डॉट ए। तो डेल डॉट ए क्या होता है अपने पास, एक तरीके से ये क्या कहलाता है, अपना डाइवर्जेंस कहलाता है। और मुझे पता है कि इससे जो भी क्वांटिटी मिलती है वो कैसे मिलती है, अपन को अदिश राशि मिलती है। तो ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो अपन इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है अदिश क्षेत्र की या सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की। यदि मैं इसके डेफिनेशन की बात करता हूँ तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि किसी भी सदिश क्षेत्र में, किसी सदिश क्षेत्र का मतलब होता है वेक्टर फील्ड। किसी सदिश क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ पर या किसी बिंदु पर, किसी सदिश क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ब्रैकेट में लिख सकते हो बंद पृष्ठ, जो सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। किसी सदिश क्षेत्र में किसी बिंदु पर या बंद पृष्ठ से एकांक आयतन में या एकांक आयतन से निर्गत कुल फ्लक्स की मात्रा, कुल फ्लक्स की मात्रा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। डाइवर्जेंस का हिंदी वर्ड अपसरण होता है। डाइवर्जेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, अपसरण होता है। तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि कोई भी आपके पास जो फील्ड रहेगा, मैंने बताया था फील्ड स्केलर फील्ड होता है और वेक्टर फील्ड होता है। तो अपन जो भी बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, अपन वेक्टर फील्ड की। तो वेक्टर फील्ड के बेस पे मैं कहता हूँ कि वेक्टर फील्ड के अंदर कोई भी सरफेस ले लिया, वो सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। उस क्लोज सरफेस से पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में या एकांक आयतन से जो भी फ्लक्स इनकमिंग या आउटगोइंग होगा वही अपने पास क्या होगा, एक डाइवर्जेंस होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि कोई भी आपके पास, मान लिया कि आपने कोई सोर्स है बीच में, मान लिया कि आपने कोई पानी की बूंद है, वो पानी की बूंद यदि सरफेस पर डाली तो वो पानी की बूंद क्या करेगी, सरफेस पर फैलेगी। यानी पर्टिकुलर एक एरिया में वो कितनी बूंद चारों साइड में फैलेगी, वो इसका क्या है, डाइवर्जेंस है। क्लियर। यदि इसकी डेफिनेशन कहती है तो डेफिनेशन ये कहती है कि कोई वेक्टर फील्ड हो जाएगा, वेक्टर फील्ड में या तो कोई बिंदु हो जाए या क्लोज सरफेस से जो भी निर्गत एकांक आयतन से निर्गत कुल फ्लक्स की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, अपने पास सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाएगा। यदि इसको मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्रेशन करें तो कैसे करें, तो मैं लिख सकता हूँ कि पहले तो बात कर रहा है किसकी, एकांक आयतन की। तो एकांक आयतन के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, डीवी, और फ्लक्स को किससे लिखते हैं अपन, फाई से। तो यानी मैं लिख सकता हूँ कि डाइवर्जेंस मान लो कि कोई ए वेक्टर है, वो किसके इक्वल होगा अपने पास, लिमिट डी वी रेज टू 0, यानी एकांक आयतन यानी स्मॉल सा एलिमेंट है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, फाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डी वी। तो ये इसकी क्या कहेगा, मैथमेटिकल डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन कहेगा कि डाइवर्जेंस ए वेक्टर इज इक्वल टू एकांक आयतन यानी यूनिट वॉल्यूम के लिए मैंने क्या लिख दिया, डीवी लिख दिया। तो
तो डी वी से निर्गत जो फ्लक्स की मात्रा है वो फ्लक्स कितना अपने पास फाई है, वही क्या हो जाएगा अपने पास डाइवर्जेंस ये हो जाएगा। तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अब इसकी एक एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या क्या कहती है। तो अपन बात करते हैं इसके प्रॉपर्टी की, तो एक एक प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट देखिए इसमें कि प्रॉपर्टी क्या क्या कहती है सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की। यदि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मुझे पता है कि यहाँ पर जो फ्लक्स होता है फाई होता है वो क्या होता है अपने पास इंटीग्रेशन ई वेक्टर या डॉट क्या हो जाएगा डी एस वेक्टर लिख सकता हूँ। यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करता है तो क्या हो जाएगा ई डी एस, और यदि अपने पास किसकी बात कर रहा है अपन ने वेक्टर फील्ड क्या माना है ए माना है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा अपने पास ए वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए वेक्टर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास ए डॉट का डी एस, ये इसका क्या हो गया फ्लक्स। मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यदि आप फ्लक्स लिखते हो तो क्या लिखते हो क्लोज सरफेस का इंटीग्रल ई डॉट डी एस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास ए डॉट डी एस। तो अपने पास जो डाइवर्जेंस ए बनेगा वो क्या बनेगा डाइवर्जेंस ए वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास लिमिट जो थी वो थी डी वी रेज टू 0, और यहाँ पे क्या था अपने पास फाई अपॉन में डी वी। तो फाई की जगह क्या आ जाएगा अपने पास इंटीग्रल ए डॉट डी एस या ई डॉट डी एस, और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास डी वी। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास एक डाइवर्जेंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो जो डेफिनेशन के बेस पे जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा ये बनेगा। अब मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो डाइवर्जेंस निकाला जाता है किस फलनों का निकाला जाता है, तो मुझे पता है कि जो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस केवल और केवल किस फलन का निकाला जाएगा वेक्टर फील्ड का। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो कौन सी होगी वेक्टर होगी। तो डाइवर्जेंस ए को मैं किस तरीके से लिखता हूँ डेल डॉट ए। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे डाइवर्जेंस को क्या लिख सकता है डाइवर्जेंस को डेल डॉट ए के द्वारा व्यक्त किया जाता है। डाइवर्जेंस को किसी सदिश क्षेत्र के लिए डेल डॉट ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है इसको डेल डॉट ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। और इसमें लिखे कि किस फलनों का डाइवर्जेंस निकाला जाता है, तो मैं कह सकता हूँ कि फलनों का मतलब होता है कि कौन से फील्ड का निकाला जाएगा या कौन से स्केलर या वेक्टर का निकाला जाएगा। तो मुझे पता है कि यदि डाइवर्जेंस की बात हो रही है तो डॉट के साथ ए वेक्टर आता है। तो डॉट के साथ ए वेक्टर आएगा तो मैं लिख सकता हूँ कि डाइवर्जेंस हमेशा सदिश फलनों का निकाला जाता है। हमेशा सदिश फलनों का निकाला जाता है। सदिश फलनों का निकाला जाता है। एक पॉइंट ये हो जाएगा। फिर मैं कह सकता हूँ कि जो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस होता है वो स्केलर है या वेक्टर है। तो अपन ने देखा था कि वो राशि कैसी होगी, आपके पास डेल भी क्या है आपके पास आई जे के तीनों है, यानी वो क्या है अपना वेक्टर है। साथ में ए वेक्टर है तो ए भी क्या होगा वेक्टर इंटू वेक्टर क्या देता है स्केलर देता है। तो यहाँ से मैं एक पॉइंट ये लिख सकता हूँ कि जो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस है, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस एक अदिश राशि प्राप्त होती है, या क्या होता है एक अदिश राशि होती है। कैसे होती है एक अदिश राशि होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं, नोट्स में भी नोट डाउन करने हैं और आपको ध्यान भी रहने चाहिए। अब मैं लिख सकता हूँ कि मुझे पता है कि सदिश राशि है या सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है वो अधिक राशि कैसे होगी, स्केलर कैसे होगा। तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ कि मुझे पता है कि स्केलर कैसे कर सकते हैं उसको। यदि अपन बात करते हैं उसके थर्ड वाले पॉइंट की कि वो अदिश कैसे होती है, तो मुझे पता है कि जो डाइवर्जेंस होता है, मैंने लिख दिया कि डाइवर्जेंस को हमेशा मैं किस तरीके से डिनोट करता हूँ, इस तरीके से डिनोट करता हूँ डेल डॉट ए। मुझे पता है कि डेल की वैल्यू क्या है आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई डेल वाई प्लस क्या है अपने पास के डेल वाई डेल जेड। फिर मुझे पता है कि जब डेल डॉट ए तो ये वाला है। अब मैं लिख सकता हूँ कि जब डेल डॉट ए ये वाला है आई डेल वाई डेल एक्स जे डेल वाई डेल वाई के डेल वाई डेल जेड, इसका जो डॉट हो रहा है किसके साथ हो रहा है ए वेक्टर के साथ। तो ये मैं लिख सकता हूँ कि क्या हो जाएगा अपने पास ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास ए जेड के कैप। यदि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये रिजल्ट क्या मिलेगा आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ।
तो यहाँ से अपना डाइवर्जेंस ए क्या निकलेगा, तो डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू निकलेगा अपने पास आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ये रहेगा डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स, फिर हो जाएगा अपने पास डेल ए वाई अपॉन में डेल वाई, फिर हो जाएगा अपने पास डेल ए जेड अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल जेड। तो ये क्या हो जाएगा देख लो, इसमें आई जे के कहीं आ रहा है क्या, कहीं भी नहीं आ रहा। जब कहीं भी नहीं आ रहा इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि डाइवर्जेंस ए होगा वो हमेशा क्या बताएगा यहाँ पे, डाइवर्जेंस ए हमेशा क्या बताएगा यहाँ पे, अदिश राशि को व्यक्त करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस होता है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर। तो अभी तो अपन ने केवल इसकी डेफिनेशन देखी, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो किसी भी सदिश क्षेत्र में किसी बिंदु पर या किसी बंद पृष्ठ से जो निर्गत एकांक आयतन में, एकांक आयतन से निर्गत जो फ्लक्स की मात्रा है वही क्या होगा, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस होगा। क्यों यूज लिया जाता है इसको, इसलिए यूज लिया जाता है कि जैसे कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, जैसे फ्लक्स यहाँ से फ्लक्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, वो जैसे जैसे पास होती है, इसका मतलब फ्लक्स में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। उस फ्लक्स का परिवर्तन देखने के लिए अपन क्या करते हैं, डाइवर्जेंस की टर्म को यूज लेते हैं। ठीक है, तो अब अपन इसका करने वाले गणितीय विश्लेषण। तो मुझे पता है कि गणितीय विश्लेषण इसका करना है, तो जो भी अपने पास डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस का भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया था और इसका भी करना है। तो अपन बात करते हैं इसके गणितीय विश्लेषण की। तो गणितीय विश्लेषण में अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या करना है। बात करते हैं अपन किसकी, गणितीय विश्लेषण की, मैथमेटिकल एनालिसिस। तो सबसे पहले तो एक अच्छा सा अपन को डायग्राम बनाना है। यदि डायग्राम अच्छा होगा तो समझने में भी इजी रहेगा, आपके लिए भी, अपने लिए, हमारे लिए भी। नेक्स्ट लिखना है अपन को गणितीय विश्लेषण। अब गणितीय विश्लेषण के लिए पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। अब वो डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले मुझे एक निर्देश तंत्र लेना है। तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, एक निर्देश तंत्र की बात करते हैं। अलग अलग कलर में लेता हूँ ताकि आपको समझने में भी इजी रहे। यहाँ पे मैंने एक एक्स ले लिया, एक y ले लिया और एक मैंने कौन सा एक्सिस ले लिया, यहाँ पे z एक्सिस ले लिया। क्लियर। इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक क्यूब इमेजिंग करना है, क्यूब यानी एक घन इमेजिंग करना है। तो इसके अंदर एक घन बनाना है, तो चलो घन बना लेते हैं। घन कैसे बनेगा अपने पास, घन बनेगा इस टाइप से। मुझे पता है कि घन एक समांतर षटफलक आकृति है। क्या है अपने पास, घन क्या है अपने पास, एक समांतर षटफलक आकृति है। तो इसका मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये बना दिया मैंने घन, ये घन बन गया। आपको पता है कि घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, और 6 के 6 फलक क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बना दिया अपन ने, कोई घन को इमेजिन कर लिया। इसके अंदर कोई सदिश क्षेत्र है, सदिश क्षेत्र मैंने मान लिया जिसके घटक अलग अलग है। तो इसकी पहले मैं भुजा की लेंथ मान लेता हूँ कि इसकी जो ये वाली भुजा है वो कितनी है आपके पास, dx है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो ये वाली भुजा है वो कितनी है, dx है। जो ये वाली भुजा है वो कितनी है आपके पास, dy है। ये कितनी हो जाएगी आपके पास, dy। और जो तीसरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी अपने पास, dz। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, dz। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको पॉइंट वाइज नाम भी दे देता हूँ कि इसके नाम क्या क्या दे सकते हैं अपन। ये नाम देता हूँ, एक तो हो जाएगा देखो अपने पास a b c d E F G H, सारे पॉइंट के मैंने क्या दे दिए, जो जो कॉर्नर पॉइंट थे कॉर्नर पॉइंट के नाम दे दिए। अब इसमें मुझे देखना है कि इसके कुछ सदिश फील्ड लेना है इसके अंदर। तो सदिश फील्ड लेना है, तो वो सदिश फील्ड कैसा होगा, तो वो मैं लिख सकता हूँ कि जो सदिश फील्ड लेना है वो अपने पास तीनों डायरेक्शन में होगा। यानी कोई एक P पॉइंट है, यहाँ पर मैंने कोई P पॉइंट ले लिया, ये क्या अपने पास कोई P पॉइंट है। इस P पॉइंट से यहाँ पे क्या जा रहा है अपने पास, एक कोई जा रहा है जो AX घटक है, कोई सदिश घटक है जो कितना है आपके पास AX है। यहाँ पे जा रहा है वो कितना आपके पास AY है, और यहाँ पे जा रहा है वो कितना आपके पास AZ है। तो इस टाइप से इसमें 3 सदिश घटक बताए गए कि x दिशा में जो सदिश घटक होगा वो क्या होगा अपने पास, x दिशा में जो भी सदिश घटक होगा वो AX है, y दिशा में जो सदिश घटक होगा वो AY होगा, और z दिशा में जो सदिश घटक होगा वो क्या होगा, AZ होगा। फिर अपन बात करते हैं इसमें कि और इसमें क्या क्या इमेजिंग करना है। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि यदि ये वाला एक पॉइंट है, ये आपका क्या इसके सेंटर में एक पॉइंट है, जो P पॉइंट है वो कहाँ है, एक क्यूब के सेंटर में। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि सेंटर से यदि मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूँ तो वो डिस्टेंस कितनी होती है, यदि मैं इस डिस्टेंस से की बात करता हूँ तो वो कितनी होगी, dx/2 होगी। यदि ये टोटल dx है तो P पॉइंट से इस पृष्ठ की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, dx/2। ठीक है, तो ये जो चीज़ें अपन ने इमेजिन की है वो सारी आपको थ्योरी के रूप में भी लिखनी है। तो वो अपन लिख सकते हैं कैसे,
माना कि एक निर्देश तंत्र है, एक निर्देश तंत्र में निर्देश तंत्र भी कौन सा लिया है? कार्टियन निर्देश तंत्र लिया है। माना कि एक निर्देश तंत्र में एक घन की कल्पना कीजिए, एक घन है जो कि समांतर षटफलक, जो कि बंद पृष्ठ का समांतर षटफलक है। ये सभी को पता है, घन की प्रॉपर्टी रहती है कि ये क्या होगा? समांतर षटफलक होगा और कैसा होगा अपने पास? बंद पृष्ठ का होगा। ठीक है, अब मैं कह सकता हूं कि जब ये समांतर षटफलक है तो इसका x दिशा में कुछ घटक भी माना है। तो अपन ने मान लिया कि इसमें जो सदिश क्षेत्र है, सदिश क्षेत्र क्या है आपके पास? a वेक्टर है। सदिश क्षेत्र a वेक्टर है और इसको मैं लिख सकता हूं कि x दिशा में जो भुजा की लंबाई है वो क्या है? dx है। तो x दिशा में भुजा dx क्या हो जाएगा? dx, तथा y दिशा में भुजा क्या हो जाएगा? dy है, dy, तथा z दिशा में भुजा क्या हो जाएगी? dy हो जाएगी। क्लियर? dz होगी। तो ये सारी चीज़ें अपन ने जो इमेजिंग की है वो डायग्राम जब भी आप बनाते हो तो डायग्राम की कुछ थ्योरी आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया? अपन ने माना कि x डायरेक्शन में जो लेंथ थी वन साइड की वो dx है, y डायरेक्शन में जो लेंथ थी वो क्या dy है, और z डायरेक्शन में क्या है? dz है। इसके जो सदिश कंपोनेंट माने हैं तो वो मैंने मान लिया कि x दिशा में ax है, y दिशा में ay और z दिशा में az है। तो ये चीज़ अभी लिखना बाकी है, तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में इसको लिखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखेंगे कि जो सदिश x दिशा में जो सदिश घटक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या कि x दिशा में जो भी सदिश घटक होगा वो क्या होगा? x दिशा में सदिश घटक। देखो सदिश घटक की बात कर रहा हूँ जो अपन ने मान रखा है। सदिश घटक क्या है आपके पास? ax है। y दिशा में जो भी सदिश घटक होगा वो क्या होगा? ay होगा। और z दिशा में जो सदिश घटक होगा वो क्या होगा? z दिशा में जो सदिश घटक होगा वो क्या होगा अपने पास? az होगा। क्लियर? तो ये तीनों घटक है और मुझे पता है कि जो सदिश क्षेत्र है वो किससे मिलकर बना है। तो जो सदिश क्षेत्र होगा, वेक्टर फील्ड होगा, वो हो जाएगा आपके पास a वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास ax i कैप प्लस हो जाएगा अपने पास ay j कैप प्लस हो जाएगा अपने पास az k कैप। तो जो वेक्टर फील्ड है वो क्या हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ फर्स्ट। अब मुझे क्या देखना है यहाँ पे कि जो भी घन का अल्पांश आयतन था, घन क्या है? एक अल्पांश माना गया है। यहाँ पर जहाँ पर घन का अल्पांश आयतन कितना है? dv है। तो कितना हो जाएगा? जो क्यूब है उसका अल्पांश आयतन यानी स्मॉल सा एक एलिमेंट है जिसका वॉल्यूम कितना है? dv है। और मुझे पता है कि dv है तो ये किसके इक्वल होगा? ये जो अल्पांश आयतन होगा वो किसके इक्वल होगा अपने पास? dx dy क्या हो जाएगा अपने पास? dy और साथ में क्या हो जाएगा? dz। ये क्या हो जाएगा अपना? इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो अभी तो अपन ने जो डायग्राम में इमेजिंग किया था वो लिखा है कि सबसे पहले तो क्या लिखा था अपन ने? एक डायग्राम देखा था। इस डायग्राम में अपन ने देखा था कि ये कोई क्यूब है। इस क्यूब में क्या अपने पास 3 सदिश घटक है, ax ay az। x दिशा में ax है, y दिशा में ay है, z दिशा में az है। उसके बाद अपन ने देखा कि इस भुजा की लंबाई dx है, इसकी dy है और इसकी क्या है? dz है। और यहाँ पे जो p है वो इस क्यूब का क्या है? सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से इस सरफेस की दूरी कितनी है? dx/2। इस p पॉइंट से इस वाले सरफेस की दूरी कितनी है? dx/2। इस सरफेस से नीचे वाले की दूरी कितनी है? dy/2। ऊपर वाले की दूरी कितनी है? dy/2। इधर वाले की बात करेंगे तो dz/2। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो डायग्राम की थ्योरी थी वो अपन ने लिखी है। इसके बाद बात करते हैं अपन कि इसमें जो अलग अलग घटक लेना है। यानी मैंने मान लिया कि ये सारी चीज़ें मानी हुई है कि x दिशा में सदिश घटक ax था, y दिशा में ay था, z दिशा में क्या था? az था। यहाँ पे जो सदिश क्षेत्र होता है वो ये वाली टर्म होती है जो a वेक्टर है, और इसका जो घन का अल्पांश आयतन है वो dv है जो किसके इक्वल होगा? dx dy और dz के इक्वल होगा। अब अपन बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। इसका डेरिवेशन स्टार्ट होता है यहाँ से
कि इसका जब भी बात करेंगे तो फर्स्ट तो अपन लिखता हूँ कि x दिशा में जो सदिश घटक है वो कितना है आपके पास ax है। तो यहाँ पे ये एक एक सरफेस की बात करते हैं अपन कि x दिशा में सदिश घटक क्या होगा आपके पास ax होगा, ठीक है। तो ये तो अपन को पता ही है। अब मैं लिख सकता हूँ कि इसी x दिशा में या सदिश घटक ax में x दिशा में यदि मुझे परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन क्या होगा डेल ax बाय डेल x। मुझे पता है कि परिवर्तन करने के लिए मैं क्या लिखता हूँ डेल के x के रेस्पेक्ट में यदि आप ax घटक का चेंज कर रहे हो तो उसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखोगे डेल ax अपॉन में डेल x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास कि x दिशा में ax या सदिश घटक ax में x दिशा में जो परिवर्तन होगा तो मैं लिख सकता हूँ सदिश घटक ax का सदिश घटक ax का x दिशा में परिवर्तन, x दिशा में परिवर्तन, तो वो परिवर्तन कितना आएगा, तो वो परिवर्तन आएगा मेरे पास कितना डेल ax अपॉन में क्या हो जाएगा डेल x। क्लियर, यानी ये क्या टर्म शो करिए कि ax घटक का x डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, वही क्या होगा अपने पास डेल ax बाय डेल x। अब मुझे लिखना है कि सदिश घटक में क्या पर सरफेस का देखना है, या मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि dx बाय 2 यदि सदिश घटक ax का dx बाय 2 दूरी के लिए परिवर्तन, dx बाय 2 दूरी के लिए परिवर्तन, इसका मतलब क्या होगा बता सकता है क्या इसका मतलब? इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास जो भी P पॉइंट था, इस P पॉइंट से यदि मैं उस साइड वाले सरफेस की बात करता हूँ तो जो सेंटर पॉइंट था P पॉइंट उससे यदि उस वाली सरफेस की बात कर रहा हूँ तो वो डिस्टेंस कितनी है मेरे पास dx बाय 2 है। कितनी है मेरे पास dx बाय 2 है। तो उसी dx बाय 2 के बेस पे अपन क्या करेंगे उसको डिराइव करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, यदि मैं dx बाय 2 दूरी के लिए जो परिवर्तन देखता हूँ तो वो कितना हो जाएगा आपके पास डेल ax अपॉन में क्या हो जाएगा डेल x, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास dx बाय 2, क्योंकि ये दूरी अपन ने क्या मान रखी है dx बाय 2। क्लियर। अब मैं लिख सकता हूँ कि x दिशा में कुल सदिश घटक होगा वो कितना होगा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि किसी भी सरफेस या पृष्ठ के लिए बात करूँगा, क्या बात करूँगा किसी भी सरफेस या पृष्ठ के लिए बात करूँगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि मुझे क्या देखना है, पहले मैं एक सरफेस का देखूंगा। तो ABCD देखो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। ये जो सरफेस था, पहले मैं बात करता हूँ कि जो ये वाला सरफेस है ABC और D, इसका जो सदिश घटक है वो कितना है। तो कुल सदिश घटक कितना होगा ABCD पृष्ठ से का कुल सदिश घटक। तो कुल सदिश घटक कितना होगा वो मैं डायग्राम में लिखता हूँ यहाँ पे। यदि मैं इसका कुल सदिश घटक लिखूँ तो मुझे पता है कितना निकाला मैंने, जो x दिशा में सदिश घटक था वो क्या था मेरे पास x था, तो वो मैंने लिख दिया क्या ax। उसके बाद मैंने लिखा है कि dx बाय 2 दूरी के लिए परिवर्तन, यानी यदि कोई सेंटर पॉइंट P है, इस P से इस वाले सरफेस में जो भी चेंजेज हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो वो अपने पास हो जाएगा अपने पास कितना डेल ax अपॉन में डेल x, और साथ में क्या था अपने पास dx बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा इसका सदिश घटक हो जाएगा किसका, इस वाले सरफेस का, यानी इस वाले सरफेस का ABCD। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, इसको अपन ये लिख सकते हैं कि ABCD पृष्ठ का कुल सदिश घटक क्या हो जाएगा ABCD पृष्ठ का कुल सदिश घटक, और वो सदिश घटक क्या होगा मेरे पास ax प्लस हो जाएगा अपने पास डेल ax, फिर हो जाएगा डेल x, और फिर क्या हो जाएगा अपने पास dx बाय 2, ये वाली टर्म हो जाएगी, यानी ax हो जाएगा डेल ax हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब मैं लिख सकता हूँ कि इससे ABCD पृष्ठ का कुल सदिश घटक तो ये है, यानी ये तो क्या हो गया कुल वेक्टर हो गया या सदिश घटक हो गया या A वेक्टर हो गया। फिर मैं लिखता हूँ कि ABCD पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि यदि निर्गत फ्लक्स की बात करता हूँ तो फ्लक्स कितना होगा, मुझे पता है कि फ्लक्स क्या होता है अपने पास। यदि मैं एक सरफेस की बात करता हूँ तो AE क्या होता है पृष्ठ, जो निर्गत फ्लक्स यानी आउटगोइंग फ्लक्स है उस सरफेस से ABCD का जो सरफेस था वहाँ से जो निकलने वाला फ्लक्स है एकांक आयतन में, तो वो क्या होना चाहिए आपके पास E डॉट ds होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अपन ने A वेक्टर लिया तो क्या होना चाहिए A वेक्टर डॉट ds। तो एक का तो A वेक्टर हो जाएगा और ds है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, किसके लिए अपन लिख रहे हैं x के लिए, तो वहाँ पे क्या आएगा dy ऑफ dz। तो इसका कुल फ्लक्स हो जाएगा अपने पास ये वाली टर्म ax प्लस का डेल ax
अपॉन में क्या हो जाएगा डेल एक्स, और साथ में क्या हो जाएगा डी एक्स बाई टू, और साथ में यहाँ पे जो टर्म आ जाएगी वो क्या आ जाएगी डी वाई, और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास डी जेड, यानी डी एक्स की जगह तो ये वाली टर्म आ गई जो जिसके रेस्पेक्ट में चेंज देख रहे थे, डी वाई और डी जेड क्या आ जाएगा ये वाली टर्म आ जाएगी। क्लियर। तो ये तो मेरे पास आया ए बी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स हो जाएगा ये वाला। इसी प्रकार मैं यदि अभी मैंने सरफेस का पृष्ठ लिया था उस वाला, अब मैं इसका ऑपोजिट सरफेस लेता हूँ, यानी इस साइड का सरफेस लेना है मुझे। कौन सा सरफेस लेना है, ये वाला सरफेस लेना है। अभी तो मैंने लिया है ए बी सी डी का लिया है। अब यदि मैं ये वाला सरफेस लेता हूँ, कौन सा जी एच ई और एफ, क्या लेता हूँ इसका जो ऑपोजिट सरफेस है एक्स डायरेक्शन का वो लेता हूँ जी एच ई और एफ। तो यदि मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो सदिश घटक आएगा वो क्या आएगा, तो इसका सदिश घटक अपन लिख सकते हैं कि इसका सदिश घटक क्या बनेगा, तो इसका सदिश घटक बनेगा ए एक्स। अब देखो यहाँ पे जो दूरी है वो क्या आ जाएगी अपने पास माइनस में आएगी, ये डी एक्स बाई टू इधर था, अब ये डी एक्स बाई टू पहले वाले से क्या है ऑपोजिट है, तो ये क्या आ जाएगा ए एक्स माइनस का डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स बाई टू। तो चेंज कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जो प्लस था वो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यानी इस साइड प्लस होगा तो इस साइड क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि वेक्टर फील्ड है और वेक्टर फील्ड में ये इसका क्या है ऑपोजिट है। तो इसकी टर्म जो बनेगी वो क्या बनेगी, तो देखो यहाँ पर तो मैंने लिखा है कि ए बी सी डी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स लिखा है। अब मुझे क्या लिखना है, जो सामने वाले सरफेस का नाम था वो नाम क्या था अपने पास, वो नाम था जी एच ई एफ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इसी प्रकार, क्या लिख सकता हूँ इसी प्रकार, पहले मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ थोड़ी सी। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाला हो गया था कि अपने पास ए बी सी डी पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स था वो ये था। अब मुझे क्या देखना है, उसका डायग्राम देखना है। तो डायग्राम देखने के लिए क्या करूँगा मैं, ये वाला डायग्राम था, इसमें क्या देखना है मुझे कि जी एच ई एफ, क्या देखना है जी एच ई एफ पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए भी मैं सेम लिखूंगा, कैसे, वैसे ही जैसे मैंने इस प्रकार का लिखा है सेम टू सेम मुझे वैसा ही लिखना है। क्या हो जाएगा अपने पास, नेक्स्ट में लिखता हूँ क्या जी एच ई एफ, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास जी एच ई एफ का कुल सदिश घटक होगा वो क्या होगा अपने पास जी, ये हो जाएगा अपने पास जी एच ई एफ पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, पृष्ठ से क्या हो जाएगा अपने पास निर्गत फ्लक्स हो जाएगा। तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा अपने पास, ये क्या था केवल बीच में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये फ्लक्स क्या था अपने पास ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स, एक्स डायरेक्शन में ये चेंज बताएगा, और कौन सी दूरी के लिए डी एक्स बाई टू दूरी के लिए। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास डी एक्स बाई टू, ये वाली कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ कितना, जो भी इक्वेशन नंबर देते हो वो दे देना। तो ये तो लिखा, दोनों मैंने एक्स डायरेक्शन की बात की है, तो ए बी सी डी जो इधर वाला सरफेस था वो प्लस एक्स की बात कर रहा था, जो इधर वाला सरफेस है वो माइनस एक्स की बात कर रहा है। मतलब है तो क्या एक्स, तो परिणामी जो फ्लक्स होगा या परिणामी इधर से इतना फ्लक्स जा रहा है और इधर से इतना फ्लक्स जा रहा है, यानी जो इससे पहले वाली टर्म थी वो ए बी सी डी से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है उसने वो बताया। अब इसका मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जी एफ पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स होगा वो तो ये होगा, और साथ में ये तो इसका कुल सदिश घटक हो गया, और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास डी वाई और डी जेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा डी वाई और डी जेड। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स दिशा में जो परिणामी फ्लक्स होगा क्या होगा अपने पास, परिणामी या नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो उसको मैं लिख सकता हूँ कि जो भी इक्वेशन है वो मुझे क्या करना है, एक्स दिशा का जो निर्गत फ्लक्स है वो, और इसमें से कोई भी, यानी एक प्लस में है और एक माइनस में, यानी मैं लिख सकता हूँ कि वो φ1 था तो दूसरा क्या है φ2 है। तो इसका मतलब मैं इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, पहले कोई दिया था कि इक्वेशन नंबर, ये दे देता हूँ मैं 3 और इसको दे देता हूँ मैं 2। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, पहले तो कोई इक्वेशन नंबर 2 दे रखा है, तो फिर इसको करो 3 कर दो, क्या कर दो 3, और इसको कर दो 4, इसको क्या कर दो 4। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो परिणामी फ्लक्स होगा यानी वो क्या आएगा अपने पास φx आएगा, और क्या आएगा इक्वेशन समीकरण 3 - 4 करने पर क्या करना है मुझे 3 - 4। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, यदि इक्वेशन 3 की जो टर्म थी वो क्या है ए बी सी डी पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स कितना था, तो वो हो जाएगा मेरे पास ए एक्स
प्लस हो जाएगा अपने पास डेल ए एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा डेल एक्स